नमस्कार। सवाल आज का देखने अब मैं हूं आपके साथ साहिल की अपनी। जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर अनुच्छेद 370 35A और राज्य का दर्जा यानी स्टेटहुड के मुद्दे पर गर्मा गई है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज ने साफ कहा है कि असली मुद्दा सिर्फ स्टेटहुड नहीं बल्कि अनुच्छेद 370 की बहाली और आंतरिक स्वायत्तता है। इस बयान ने राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है। बीजेपी ने सोज के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अनुच्छेद 370 और 35A इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं और उनकी वापसी किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर की राजनीति फिर से 370 बनाम स्टेटहुड की बहस की ओर लौट रही है? क्या यह आने वाले राजनीतिक समीकरणों की रणनीति है? आज की इस विशेष चर्चा में हम इसी मुद्दे का हर राजनीतिक, संवैधानिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे और जनता को भी समझाने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ, अहमद अयाज, सीनियर जर्नलिस्ट, सर धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। सुहेल काजमी, सीनियर जर्नलिस्ट, सर धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत मैं अहमद अयाज सर से करूंगा। सर, जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर अनुच्छेद 370 और स्टेटहुड दोनों मुद्दों की चर्चा में है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दल जानबूझकर दोनों मुद्दों को अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं? इसमें सियासत शायद हर एक जगह पर है, चाहे अपोजिशन के जो दल है उनकी तरफ से भी, और जहाँ तक हुकूमत का मामला है अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उनकी तरफ से भी शायद सियासत ही हो रही है। जब एक तरफ से सियासत आ जाएगी तो फिर बाकी भी सियासत करेंगे। अगर हम स्टेटहुड का मसला ले लेंगे तो शायद सब पार्टीज इस पर मुत्तफिक है कि स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन अब जो प्रोसेस उसमें किया गया उससे शायद वो प्रोसेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना चाहिए था, हालांकि एक बता तो गवर्नमेंट को एम्पावर करने का है असल में, इससे डायरेक्टली कोई फायदा मिलने वाला नहीं है लोगों को। अगर हम ये कहेंगे कि इससे लोगों को फायदा मिले तो फिर जम्मू कश्मीर बहुत वक्त से फुल फ्लेज स्टेट में था और उसके साथ साथ 370 के अंतर्गत स्पेशल पावर्स भी थे, तो कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। तो इसलिए ये कहना कि लोगों के लिए कुछ बहुत होगा वो हम नहीं मानेंगे, वो ना होगा। अलबत्ता हुकूमत को एम्पावर कर सकता था काम करने के लिए, चूंकि अभी हुकूमत में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लिहाजा उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी बनता था कि वो बाकियों को भी अपने साथ लेकर इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करे। और चूंकि हर एक पार्टी इसके हक में भी थी, तो लिहाजा जो प्रोसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, किसी को पूछे बिना, किसके साथ मशवरा करने के बगैर ही जो उन्होंने अपने डिसीजंस ले लिए, हम जंतर मंतर करेंगे, दाएं बाएं जो भी करना है, तो फिर लोगों को कहा कि आप आइए, तो इससे मुझे लगता है एक मौका मिला पॉलिटिकल पार्टीज को सियासत करने का, और शायद वो लॉजिकल भी है। तो यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस से सियासत करी, उन्होंने अलग अलग से करने की कोशिश करी, स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए अलग से अपना प्रोग्राम बनाया। तो दूसरी साइड से अब वो भी सियासत है कि भाई आप अलग कर रहे हो तो आप करिए। तो नहीं तो स्टेटहुड का जो मामला है, अगर हम हुकूमत का भी मामले, जो भी हुकूमत है उनको एम्पावर करने की बात है, तो बाकी सब, यहाँ तक कि बीजेपी भी इसके साथ में है। बीजेपी ने भी पार्लियामेंट में इसके साथ सहमति जताई है और कमिटमेंट भी करी है कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा। तो उस सूरत में अगर बीजेपी से भी बात की जाती, अगर सूझबूझ से काम लिया जाता, बीजेपी के को भी साथ में लिया जाता, बाकी अपोजिशंस को भी, शायद एक ब्रॉडर ये बन सकता था, ब्रॉडर व्यू इसका लिया जा सकता था, स्कोप बढ़ सकता था, तो शायद एक कम से कम एक सहमति बन जाती। तो इसलिए चूंकि सहमति नहीं करने की कोशिश की गई, तो मुझे लगता है इसलिए दिक्कतें हैं। तो और क्या सवाल पूछा था, और भी कुछ पूछा था आपने? तब आपसे ले लूंगा जवाब दोबारा से। मैं रुक करूंगा सुहेल काजमी सर का। सर, क्या जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर स्टेटहुड बनाम अनुच्छेद 370 की नई बहस की ओर बढ़ रही है? क्या दोनों मुद्दे ये दोनों मुद्दे जो की राजनीतिक और संवैधानिक प्रकृति आपको अलग अलग लगती है? साहिल सर, पहले तो गुड इवनिंग आपको भी और अहमद अयाज साहब को भी। दूसरा ये है कि मैं 7 बजे तक आपके साथ जुड़ा रहूंगा, 7 बजे मुझे किसी दूसरी डिबेट में जाना है। सुनिए सर, आर्टिकल 370 सैफुद्दीन सोज जो सबसे टॉलेस्ट लीडर है वो भी जम्मू कश्मीर के, और इस वक्त 90 प्लस उनकी एज है, तो उन्होंने किस बुनियाद पे आर्टिकल 370 का राग छेड़ दिया मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि आर्टिकल 370 का राग तो कांग्रेस भी नहीं
छेड़ती है, वो भी समझती है कि इसको छेड़ना जो है ये बिल्कुल इमेच्योर है और इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं है आर्टिकल 370 और 35 पे। जबकि पार्लियामेंट में जब 400 लोग आएंगे, जब ये बिल कहीं रखा जाएगा, पूरी सर्वसहमति बनेगी, तो यही कहीं आर्टिकल 370 वापस आएगा। वो दिन कब आएगा हमारे होते हुए तो लगता नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन हाँ, स्टेटहुड की बात के लिए सबसे पहले एजिटेशन जो है वो कांग्रेस ने ही शुरू की और उसके लिए वो उन्होंने प्रदर्शन भी किया। अब उमर अब्दुल्ला साहब को अभी तक तो परमिशन नहीं मिली है उसके लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अब जब परमिशन मिलती है, उन्होंने फिर भी कहा है कि अगर हमें परमिशन नहीं मिलेगी हम तब भी दिल्ली जाके मुजाहिरा करेंगे। तो आने वाले दिनों में ठीक है, वो अपना एक फर्म स्टैंड पे है कि वो एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट करे, ताकि आने वाले मॉनसून सेशन में जो भी लोग उनके साथ जुड़ेंगे वो कहीं मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में कोई ना कोई बात करेंगे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर करने की। लेकिन उनकी दूसरी जो गलती हुई है वो ये है कि स्टेटहुड जो है वो इस वक्त की मौजूदा सरकार ने देनी है, जिसकी तरफ अमित शाह साहब और प्राइम मिनिस्टर ने भी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे हम स्टेटहुड देंगे। और मैं भी ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने स्टेटहुड डाउनग्रेड की है, वही इसको अपग्रेड करेंगे। वो कौन सा वक्त होगा, किन लोगों के साथ करेंगे, मुझे लगता है अपनी पार्टी के हाथों से ही वो ये अनाउंसमेंट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को ये खुशखबरी देंगे जब भी देंगे। क्योंकि इंडिया ब्लॉक उनके साथ जुड़ेगा, कितने लोग जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, तो वो एक बिल्कुल अपोजिशन पार्टी है इस वक्त पूरे भारत में। तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक जो सेटबैक है वो उमर अब्दुल्ला को मिल सकता है, कि वो कोई तरीकाकार नहीं है जिसमें कि कांग्रेस के या वो अलाइज जो बिल्कुल अपोजिट हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनसे बैठने से कोई फायदा होगा। लेकिन स्टिल आप ओपिनियन ड्रॉ करते हैं पूरे हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियंस का, तो अच्छी बात है। हर पार्टी को अपने वजूद के लिए, अपने लोगों के लिए बात करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको स्टेटहुड नहीं मिलता है और आपकी ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो किसी काम की नहीं रहती है, तो आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि आप चीफ मिनिस्टर बने रहे, लॉलीपॉप देते रहे और लॉलीपॉप खाते रहे और इसी तरह अपनी सरकार को चलाते रहे। दूसरा ये है, अहमद अयाज साहब बेहतर जानते हैं क्योंकि ये सीनियर है, शेख अब्दुल्ला स्टाइल पे आपको आना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना पड़ेगा। सबसे टॉलेस्ट लीडर जो जम्मू कश्मीर में मैंने पढ़ा है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे। वो लोगों के लिए और लोगों की बातों के लिए डेमोन्स्ट्रेट करते थे। और सबसे लंबी जेल जो है जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने देखी है वो शेख साहब ने देखी है। और लैंड टू टिलर रिफॉर्म्स और जो रिफॉर्म्स आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस गिनवाती है वो शेख साहब के टाइम के। फिर आपको सरकार छोड़नी है और लोगों के डोमेन में जाना है। अपने 50 के 50 एमएलए लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और एक पूरा प्रोजेक्ट बनाइए कि हमें ये दुश्वारियां हैं, लोगों को हम रिहेबिलिटेट नहीं कर रहे, तो इसलिए हम सरकार छोड़ते हैं और नई इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो। अब दोनों ऑप्शंस में थे उमर साहब, आने वाले दिनों में किन ऑप्शंस पे चलते हैं ये हम उन्हीं पे छोड़ते हैं। लेकिन ये पहली ऑप्शन है, मुझे लगता है उसी पे उमर साहब चलेंगे, क्योंकि ये जो गद्दी होती है, कुर्सी होती है, पावर होती है, इसको छोड़ना जो है उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और उसके लिए बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए। जैसे कि आज ईरान के सरबराह खामनाई साहब ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि किस सादगी किस रोजमर्रा की जिंदगी में वो रहते थे, लेकिन मुल्क बना रहे, मुल्क के लोगों का कल्चर बचा रहे, मुल्क का असासा जो है वो स्ट्रांग होता रहे और इस दुनिया से असैसिनेट होकर वो चले गए। तो वैसे लीडर बहुत कम होते हैं, लीडर सदियों में कोई एक पैदा होता है जिसको लीड करने की क्वालिटीज होती है। तो मैं समझता हूँ लेट्स होप कि आने वाले दिन क्या रहते हैं। लेकिन उमर साहब इसी तरह सरकार चलाते रहेंगे और लॉलीपॉप खाते और लॉलीपॉप देते रहेंगे और लव लेटर आती रहेगी उनको और लव लेटर का जवाब वो देते रहेंगे और लोग सफर करते रहेंगे। सर ठीक है सर, मैं करता हूं रुक दोबारा आपका। मैं रुक करूंगा अहमद यासर का। सर, कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने कहा कि असली मुद्दा स्टेटहुड नहीं बल्कि अनुच्छेद 370 है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस फिलहाल स्टेटहुड पर फोकस कर रही है। और क्या लगता है आपको, क्या इन दोनों के भीतर इस मुद्दे को लेकर अलग अलग रणनीति चल रही है जो साफ दिखाई दे रही है? देखिए, देखना पड़ेगा ये कि प्रोफेसर सोज साहब की इस बयान का कितना असर रहेगा और इसको पार्टी ओन करती है। अगर ये पार्टी ओन करते तो तब शायद हालात में तब्दीली आ सकती है, क्योंकि फिर ये माना जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक विचार है और दूसरा एक व्यू है और कांग्रेस का दूसरा व्यू है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अभी तक कांग्रेस ने इस चीज़ को ओन नहीं किया कि 370 को रेस्टोर किया। हाँ, बेशक उनका एक इश्यू रहा है स्टेट को रेस्टोर करने का और साथ साथ उनका ये भी शायद रहा है कि जॉब्स और लैंड्स को प्रोटेक्ट किया जाए, शायद उनका ये भी है। तो 370 का शायद उनके पास नहीं है, ना वो सामने इस चीज़ को लेकर आ गई। अब चूंकि सोज साहब ने ये बयान दिया है, बेशक सीनियर लीडर है
एक मिनिस्टर रहे कैबिनेट में, तो कांग्रेस में है। तो लेकिन मेरा मानना है कि शायद इसको कांग्रेस नकारेगी। इसको शायद यही कहेगी कि ये उनका अपना ज़ाती बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। तो अगर ये पार्टी का बयान होता तो शायद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के व्यू पर और कांग्रेस के दरमियान जो व्यू है, उसमें शायद असर कर सकता था या डिफरेंस पैदा कर सकता था। चूँकि कांग्रेस को शायद मेरा मानना है कि ओन नहीं करेगी, तो लिहाज़ा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा जो काज़मी साहब से आपकी बात हुई कि जो जो इसके अलावा जो जंतर मंतर की बात है, वेल एक चीज़ ज़रूर है कि जहाँ तक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की बात है, तो बेहतर यही था कि शायद पहले ग्राउंड लेवल पर एक प्रोसेस, नेगोशिएशंस का प्रोसेस, जिसको हम अफ़वाम तफ़हीम कहेंगे, बातचीत से कोशिश करें, और वो भी जब हर एक के साथ कंसेंसस से कोई लाहे-अमल सामने आ जाता, और फिर उसके बाद क्या वहाँ से निकलता बातचीत। जो अभी उमर साहब शायद कह रहे हैं कि मैं 2 साल से बोलता आया हूँ, करता आया हूँ दिल्ली में बात, लेकिन वो बातचीत क्या हुई उसका शायद उन्होंने कहीं विस्तार नहीं किया, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहाँ से क्या हुआ, किसी के साथ बात नहीं हुई है। तो लिहाज़ा लगता है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना इश्यू नहीं मानना चाहिए था, इसको पूरे स्टेट का मुद्दा बनाना, पूरे जम्मू कश्मीर का मुद्दा बना था, सबकी सहमति हासिल करके करना चाहिए था। अब चूँकि जंतर मंतर का प्रोग्राम बन ही रहा है, अब परमिशन दे ना दे वो दूसरी बात, और परमिशन क्यों नहीं देना चाहिए, नहीं लग रहा है कि ये कोई इतना बहुत बड़ा बवाल पैदा कर सकता है, जैसे फार्मर्स की एजिटेशन हुई कि सारा दिल्ली बंद होने को था। तो ऐसा सिचुएशन तो है नहीं, किसी के एक छोटा-सा प्रोटेस्ट है, एक छोटा-सा प्रेजेंटेशन है, तो नहीं लग रहा है इससे कोई दिक्कत आने वाली है। उस लिहाज से परमिशन देना चाहिए था, और चूँकि ये प्रोटेस्ट ना कोई फ़ायदा देगा और ना कोई इन्हें भी नुकसान करेगा, इसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी रेस्टोर करेगी, वो अपने चॉइस से करेगी, या कहीं अगर कहीं ग्लोबली कोई या कोई और फैक्टर बन गया तो, नहीं तो ये जो अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो शायद इससे मरगूब होने वाले नहीं है बीजेपी इससे कोई दबाव में आने वाली नहीं है। और साथ-साथ जो इंडिया ब्लॉक का इसमें पार्टिसिपेशन है, खासतौर कांग्रेस का, मुझे लगता है कांग्रेस के साथ होने से एक दिक्कत पैदा हो सकती है इस सारे प्रोसेस में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती है। तो जब ये एक प्रोग्राम है, तो फिर उनको प्रोटेस्ट करने में, फिर उनसे कोई उनका प्रोटेस्ट करके कोई मसला हल करने में नहीं लग रहा है कि इसकी कोई आई मीन कोई वो कम्युनिकेशन है, वो कनेक्शन है। तो लग रहा है कि शायद ये एक होगा, एक प्रोटेस्ट अगर हो जाएगा विदाउट एनी यील्डिंग एनी रिजल्ट। ख़ास तौर जो इसके प्रोसेस, जैसे मैंने कहा, एक प्रोसेस उसे बेहतर था अगर इंडिया ब्लॉक को ना किया जाता, तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को किया जाता, शायद उसे कोई बात बन सकती हो सकता है उसे कोई बात बन जाती, लेकिन नहीं लग रहा मुझे कि ये सारा प्रोसेस ये जो प्रोटेस्ट वोटेस्ट करने से इंडिया ब्लॉक बाकी चीज़ें नहीं लग रहा है कोई बात बनने वाली। सर का सर एक बड़ा अहम सवाल है, क्या आपको लगता है कि स्टेटहुड की मांग पर जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों की जो राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं वो अलग-अलग हैं? यदि हाँ, तो इसका चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि यूएलबी चुनाव भी होने हैं, पंचायती चुनाव भी होने हैं। जी सर। देखिए साहिल सर, दो बातें हैं बड़ी खूबसूरत आपने की हैं कि इनका आने वाले दिनों पे क्या असर पड़ सकता है और रीजन जम्मू में और कश्मीर में क्या असर पड़ता है। देखिए जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं नेचुरली डिमोट तो कोई नहीं होना चाहता, वो चाहते हैं कि हमारी स्टेटहुड बहाल हो। सब बच्चे से बुजुर्ग चाहते हैं कि स्टेटहुड का अपना एक रख रखाव होता है और तरीका होता है, और ये बड़ी प्रिंसली स्टेट रही है, इसकी एक अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लेकिन जिस तरह की सियासत में जम्मू कश्मीर फंस चुका है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्टेटहुड जो है वो अपने तरीके से अपने लोगों के हाथों से यहाँ अनाउंसमेंट करेगी जब भी वो करेगी। दूसरी बात यह है कि जो वेज है जम्मू और कश्मीर के बीच में, पहले तो बहुत ज्यादा पड़ गया था हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीरी वर्सेस डोगरा, लेकिन अब जो है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जब से दरबार मुल्क की कवायद दोबारा शुरू होगी, थोड़ा सा रिलीफ दिखना दोबारा शुरू हो गया, और एक शुरुआत जो है उस टाइप से आना शुरू हो गई है। दूसरी बात यह है सर कि अपना अपना राग, अपनी अपनी डफली। अल्ताफ बुखारी साहब कहते मुझे हमें पूछा नहीं
फारूक साहब कहते हैं हमने उनको भी लेटर भेजी, उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी को भी कहा कि हमारे साथ जंतर मंतर पे चलो, डेमोस्ट्रेट करो। लेकिन कोई भी पार्टी ऐसी नहीं पार्टी है जो चाहती है कि कोई भी ये जो स्टेटहुड है ये हमारे ही नाम पे अनाउंसमेंट होनी चाहिए। सब कहते हैं हम होम मिनिस्टर साहब के बहुत खास हैं, प्राइम मिनिस्टर के बड़े खास है, चाहे अल्ताफ बुखारी है, चाहे सजाद लोन साहब है, चाहे और लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा, उसी पार्टी को आएगा जो इस पे सियासत करके इसका फायदा लेना सोचती होगी। तो वो एक ही पार्टी मुझे दिखती है, वो भारतीय जनता पार्टी है, जिनका फ्यूचर प्लान बड़ा रोल जो है बड़ा नुमाया रहता है, एक्शन प्लान्स बड़े जबरदस्त होते हैं, ग्राउंड वर्कर उनके डे नाइट चाहे वो गवर्नेंस में है या पावर में नहीं है, वो काम करते रहते हैं। और मुझे लगता है जिस तरह का वो रणनीति पे काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने वजूद को मजबूत करने के लिए और लोगों के हकों के लिए, मुझे लगता है आगे वो जब भी अनाउंसमेंट करेंगे उसी हिसाब से और उसी ढंग से सर आगे की रणनीति जो है वो तय होगी। लेकिन वो करेगी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल है वो अपनी अपनी जो राग हैं वो रागते रहें। और इसी तरह जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि सरकार जिस तरह से चल रही है, लॉलीपॉप दो लॉलीपॉप खाओ और लोगों को ऐसे ही गुमराह करते रहो और लोग परेशान होते रहेंगे। इसी तरह का सिलसिला मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा सर। सर, क्या ये पूरा घटनाक्रम 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद बने नए राजनीतिक माहौल का स्वाभाविक विस्तार है या विपक्ष अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाश रहा है? नहीं, असल में एक वजह है जो अभी जो अनसर्टेनिटी कहिए या जो डिस्टर्बेंसेस कहिए, ये एक एक वजह है ये करने का, और उसके लिए अपोजिशन पार्टीज का रोल बनता है। देखिए, अभी जहाँ तक जम्मू कश्मीर की गवर्नेंस का ताल्लुक है, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, डेवलपमेंट, ये तो कहीं दिख नहीं रही है उस लिहाज से। और यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि मेरे पास लिमिटेड पावर्स है, ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं। तो ग्राउंड पर भी ऐसा ही दिख रहा है कि कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। तो इसीलिए ये एक ऊर्जा फराहम करता है अपोजिशन को। वो अपोजिशन इस वक्त शायद बगैर अपोजिशन नहीं करते होगी, बेशक वो चाहेंगे कि सिर्फ अपोजिशन ही करना, लेकिन दे आर गेटिंग फूड ऑल्सो। उनके लिए तो चारा मिलता है अपोजिशन करने के लिए। तो चूंकि जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, तो वो एक बेहतरीन फराहम करेगा मौका अपोजिशन को अपोजिशन करने का और हुकूमत को घेरने का। और उनके पास बेशक एक चांस है। पोजीशंस वैसे भी ताक में रहते हैं कि कोई खामियां निकालने की कोशिश करते हैं या कहीं कुछ हुआ तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन इस वक्त तो मवाद मिल रहा है, जब ग्राउंड पर काम नहीं हो रहा है, एमएलएज नाराज है, लोग नाराज हैं, तो नेचुरली अपोजिशन को एक मौका मिल जाएगा। अगर सूरत हाल सही हो जाती, सही ठीक ठाक ढंग से चलता, तो शायद मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टीज को अगर थोड़ा सा बोलते कि आप इनवाइट किया जा रहा है आपको, तो वो शायद दौड़ के चलते। लेकिन उनको लग रहा है माहौल अभी उस लिहाज का नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में। तो इसलिए ये कहना कि वो सिर्फ शायद अपोजिशन ही करेंगे या अपोजिशन का ये करते हैं जो भी करना होता है, तो वो शायद उतना ही नहीं है, बल्कि उनके पास काफ़ी जवाज़ है, काफ़ी मवाद है ऐसा करने के लिए। जो वो अगर और मेरा मानना है कि शायद वो अपनी अपोजिशन को भी इफ़ेक्टिवली और बखूबी नहीं निभाते। नहीं तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर हम मैनिफेस्टो को ही ले लेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का, अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चाहे बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू हो या नॉर्मल डेवलपमेंट के इश्यूज हो या लोगों के वेलफेयर की बात जो हो, नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा कोई सही बात हुई है कि मैनिफेस्टो को लेकर 2 साल गुजरने के बाद भी। तो उस लिहाज से भी तो काफ़ी मटेरियल और मवाद मिलता है अपोजिशन को। या आउटसोर्सिंग का जो इशू आ गया, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये एम्प्लॉयमेंट को आउटसोर्सिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया। तो लिहाजा उनके पास मवाद है, अगर वो अपोजिशन करेंगे भी तो वो चाहे अपोजिशन बगैर से अपोजिशन नहीं करेंगे, उनके पास मवाद है, काफ़ी मवाद है अपोजिशन करने का, और शायद वही सक्षम नहीं है, वही बखूबी अपनी अपोजिशन को नहीं निभाते। सर, आपके विश्लेषण में 20 जुलाई का जो प्रदर्शन है जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा या केवल एक प्रतीकात्मक राजनीतिक कार्यक्रम बनकर रह जाएगा?
मेरा ये सवाल है। कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कोई ऐसा नहीं होगा। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो रूल कर रही है जम्मू कश्मीर में। वो चाहते हैं कि स्टेटहुड जो है हमारे दौर में आए और हम सरकार को स्टेटहुड के तरीके से चलाएं। तो ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी का कंसर्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कंसर्न नहीं है। कल पहले कांग्रेस कर चुकी है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, कल क्या पता अपनी पार्टी जाके वहां करे। तो ये अपनी अपनी पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, लेकिन इससे कोई हिस्ट्री बनने वाली नहीं है। हाँ, आपने ओपिनियन जो है लोगों के ग्राउंड में डाल दिया कि हाँ आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए। जो जो पार्लियामेंटेरियंस आएंगे, चाहे ममता जी हैं या कोई और है, केजरीवाल साहब हैं, जो भी 2 4 5 लोग आएंगे, तो वो पार्लियामेंट का सेशन जब लगेगा वहां वो चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अल्टीमेटली द बॉल बैट एंड द ग्राउंड इज विद भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही इज लीडिंग फॉर द 12th ईयर। अगर वो जो जब चाहेंगे तभी होगा। लेकिन यह है कि हाँ, जमहूरियत है, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात को लाउड एंड क्लियर लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आप लोग ये ना कहें कि आपने स्टेटहुड के लिए कोई कोशिश नहीं किया। ऑलरेडी 2 साल वेस्ट कर चुके हो आप। लेकिन चलिए, कोशिशें कभी कभी कामयाब हो जाती हैं, लेकिन उसका फायदा किस पॉलिटिकल पार्टी को होगा, मैंने पहले आपसे कह दिया। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही लेगी और भारतीय जनता पार्टी ही देगी। लेकिन अब यह है कि परमिशन मिलती है नहीं मिलती है, मुझे लगता है परमिशन भी मिल जानी चाहिए। जैसे अहमद आजाद साहब कह रहे थे, जमहूरियत है, कॉकरोच पार्टी अपनी कॉकरोच ही चलाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपना डेमोस्ट्रेट करे। और उसके बाद वो क्या पब्लिक ओपिनियन रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, या होता है या नहीं होता है, लोग जुड़ते भी हैं उनके साथ के नहीं जुड़ते उस प्रोटेस्ट में, ये 20 जुलाई को ही पता चलेगा सर। उसके बाद हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो मुझे आप माफी दीजिए, मुझे कहीं जुड़ना है सर। अहमद याद साहब, मैं माफी मांगता हूँ सर। थैंक यू। ठीक है सर, कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। मैं रुक करूंगा अब अहमद याद सर का। सर, बड़ा अहम सवाल है अहमद सर आपसे कि आपके आंकलन में आने वाले कुछ महीनों के अंदर अब जम्मू कश्मीर की राजनीति जो है उसमें सबसे बड़ा एजेंडा क्या रहेगा, क्या मानते हैं आप इसको? नहीं, अभी तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। जहां तक सियासत का एजेंडा है वो क्लियर है कि हमारे को स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। वो तो खैर एक इशू है जो सबसे बड़ा इशू है। लेकिन उसके साथ साथ जो अलाइड इश्यूज आगे बाकी अपोजिशन की तरफ से, तो ये सारा देखकर नहीं लग रहा है, जैसे काजमी साहब ने बहुत बिल्कुल साफ शफाफ लफ्जों में कहा कि कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और ना कोई जैसे आपने कहा, सब सवाल तो आपने बड़ा मौकूल और बड़ा इम्पोर्टेंट पूछा। नहीं कुछ होने वाला है। जैसे मैंने कहा, बातों बातों में मैंने कहा, ये जैसे नो नो प्रॉफिट नो गेन वाली बात है। ये जो प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट है, व्हाई शुड नॉट द परमिशन बी गिवन? आई रियली वंडर क्यों अननेसेसरी एक क्रिटिसाइज करने के लिए बात डेमोक्रेसी में ना दिया जाए, कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने की इजाजत ना दिया जाए। ये तो मतलब कोई इसका क्योंकि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जब इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, तो फिर क्यों ना परमिशन दे? तो लिहाजा इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये एक सिंबॉलिक होगा, ठीक है, लोगों के लिए एक कंजप्शन होगी, एक बात कह सकते हैं लोगों को कि हमने एक कोशिश करी, लेकिन कोशिश नाकाम होगी। इसमें कोई वो नहीं होने वाला है। उसका ये वजह भी, हमने दीवार के उस साइड भी देखना पड़ेगा। दीवार के उस साइड बीजेपी है, और जो कि दबाव में कभी आने वाले नहीं है, और वो भी, और दबाव वो भी जो कोई दबाव ही नहीं है। तो लिहाजा इसमें कोई बहुत बड़ी बदलाव आने की कोई संभावना नहीं है। अलबत्ता मुझे लगता है कि आते आते वापस से आते में सवालात ही पैदा हो जाएंगे। 20 के बाद शायद अपोजिशन सवालात ही खड़ा करेंगे, लोग सवालात खड़ा करेंगे, जब कुछ होगा होगा ही नहीं। तो ये तो मतलब कोई वो बहुत बड़ा लग रहा है कि शायद पता नहीं क्या होगा। नहीं लग रहा है कि कोई ये डिसीजन ऐसे लिया गया है जिसका कोई इम्पैक्ट होने का अंदाजा लगाया हो, या उस स्ट्रेटजी के साथ लिया गया डिसीजन हो कि जिससे हम चाहते थे कि कोई इम्पैक्ट बन जाए। जब वो स्ट्रेटजी ही नहीं करी गई, हाँ ये स्ट्रेटजी ये हो सकती थी, सब लोगों को साथ चल के कर दे, सब पूरे जम्मू कश्मीर को साथ लेकर चलते, एक स्ट्रेटजी बन के कुछ इम्पैक्ट बन सकता था। अब ये जरूरी नहीं है कि स्टेट रेस्टोर हो जाता फिर भी, लेकिन एक इम्पैक्ट बन जाता, ओवरऑल एक मूवमेंट बन जाती पूरे जम्मू कश्मीर में कि भाई एक हमने शुरुआत करी है। लेकिन वो भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग नाराज है इससे कि जो प्रोसेस किया गया। तो लिहाजा इसे कोई कोई बदलाव नहीं होने वाला है, कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, कोई सियासत में तब्दीली होने वाली नहीं है। अलबत्ता नाराजगियां बढ़ेंगे आपस में भी, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद नाराजगियां बढ़ सकती हैं, जो मेरा मानना। आखिरी सवाल रहेगा, भाजपा ने भी 20 जुलाई को एक बड़े प्रोटेस्ट का आह्वान किया है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं सर?
और वो माना जा सकता है, हालांकि वो पोटेंशियल है उसमें, प्रोटेस्ट करने का, बाहिद अपोजिशन बात करने का मवाद है, लेकिन अब ये टाइमिंग्स की बात है। उन्होंने ये समय क्यों चुना? इसलिए कि शायद ये जंतर मान वो तो मानने वाली बात है, नहीं तो वो पहले भी कर सकते थे। ये 2-3 महीने की बात है, जब से स्टे इसको आउटसोर्सिंग की बात आई, 2 महीने की बात है, तो इमीडिएटली कर सकते थे। करना चाहिए था। हालांकि मेरा मानना है करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, गलत हो रहा है करना चाहिए, लेकिन व्हाई हैव दे चूजन दिस पर्टिकुलर टाइम कि भाई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोटेस्ट करने की बात करेगी तो बीजेपी बोलता है कि हम उसके अगेंस्ट में करेंगे। सो दैट मीन्स कि दे आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है, नॉट फॉर द सेक ऑफ आउटसोर्सिंग। दे आर पिकिंग अप द आउटसोर्सिंग एज एन इशू बट यूजिंग इट एज ए टूल अगेंस्ट द जंतर मंतर। तो सियासत में शायद मुझे लगता है साफ शफाफ सियासत में ऐसा नहीं होना चाहिए था। वेल सियासत में ये सारी चीजें मुमकिन है, बट साफ शफाफ सियासत में होना नहीं चाहिए था। उन्होंने शायद ये मौका गनीमत समझा, ये मौका चुन लिया इस चीज के लिए कि अगर आप वहां जा रहे हो तो हम आपको यहाँ से करेंगे, चाहे सेक्रेटरीट में करेंगे, चाहे लाल चौक में करेंगे, चाहे जम्मू में करेंगे, वह तो आपको यहाँ से हम पीछे कर देंगे। मुझे लगता है ये उसके साथ बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय साझा करने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जम्मू कश्मीर में थैंक यू। स्टेट और अनुच्छेद 370 को लेकर राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है, जहां एक और कुछ दल राज्य के दर्जे की बहाली को प्राथमिकता बता रहे हैं, वहीं कुछ नेता अनुच्छेद 370 की वापसी की मांग भी उठा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी का स्पष्ट रुख है कि 370 और 35A अब इतिहास का हिस्सा है और उनकी वापसी संभव नहीं। 20 जुलाई का जंतर मंतर प्रदर्शन इस बहस को और तेज कर सकता है। अब नजर इस बात पर होगी कि यह राजनीतिक विमर्श किस दिशा में आगे बढ़ता है और इसका असर जम्मू कश्मीर की राजनीति पर कितना पड़ता है। दार्ज न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।